साथियों नमस्कार। कार्यशाला के दूसरे दिन आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने कल बात की हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बाय डिज़ाइन जो हमारा मुख्य टॉपिक है इस कार्यशाला का, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ये जो अंडरस्टैंडिंग बाय डिज़ाइन जो फ्रेमवर्क है, हमारे जो पारंपरिक तरीके से बिल्कुल अलग दिशा में ये चलता है। इसको बैकवर्ड डिज़ाइन भी हम लोगों ने एक नाम दिया है कल जब बात कर रहे थे। तो आपने ये देखा, ये जो अभी स्क्रीन पे आप फ्रेमवर्क देख रहे हैं, हम लोगों ने कल इस फ्रेमवर्क को मोटे तौर पर समझा था और जो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 स्टेजेस की हम लोगों ने बात की थी, जिसमें हमने पहले स्टेज को विस्तार से समझा था। पहला स्टेज डिजायर्ड रिजल्ट्स का है, जिसमें कि हम लोगों ने ये देखा कि पहले हम जो एस्टैब्लिश्ड गोल हैं, जो कि हमको अपने डिपार्टमेंट से मिलते हैं, उनको हम लोग जो है यहाँ पर हर हर जो हमारा सभी का जो गोल है, विषयवार हमारे जो गोल एस्टैब्लिश किए गए हैं, बनाए गए हैं, उनके लिए जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, वो 3 हिस्सों में हम लोग किस तरीके से बांटते हैं, ट्रांसफर, मीनिंग और एक्विजिशन। यहाँ पर ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि किस तरीके से जो हमारा हम जो कंटेंट की जो बात करेंगे, जो कंटेंट की डिलीवरी करेंगे, वो बच्चे किस तरीके से वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वो मीनिंग अर्थ किस प्रकार से निर्माण करेंगे और उनका एक्विजिशन कैसे होगा, उसका अर्जन कैसे होगा, उसकी क्या प्रक्रियाएं होंगी। ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी पहले दिन इसकी चर्चा की थी। आज हम लोग बाकी के जो 2 स्टेजेस हैं, एविडेंस और लर्निंग प्लान, इन 2 पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें से जो एविडेंस वाला हिस्सा है, जो आप लोगों की बात हम लोगों ने कल की थी आप लोगों से, कि यहाँ पर ये जो है वो बेसिकली आकलन वाला हिस्सा है। तो आज हम लोग शुरुआत अपने स्टेज 2 से करते हैं और उसके बाद हम लोग अपनी स्टेज 3 पर आकर के अपनी कार्यशाला के इस पूरे काम को जो है कंक्लूड कर पाएंगे। तो 27 नंबर स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, जहां पर हम लोग अपनी बात कर लेंगे स्टेज 2 की। तो ये जो आप देख रहे हैं, उसी फ्रेमवर्क का ये दूसरा हिस्सा है। जो आपने अभी फ्रेमवर्क देखा था, उसका जो दूसरा हिस्सा है, ये इस हिस्से में बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है वो हम लोगों से काफी जुड़ता है। हम लोगों से क्यों जुड़ता है? क्योंकि हम लोग असेसमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं एक टीम के रूप में मिल करके, और ये जो हिस्सा है वो असेसमेंट से ही संबंधित है। इसके 2 हिस्से हैं। एक तो आप देख पा रहे हैं इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया एक है, और दूसरा है एविडेंस, असेसमेंट के एविडेंस जो है। तो इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया जो है वो बच्चों को ये बताता है कि जो उनको असेसमेंट के लिए टास्क दिए जाएंगे, उन टास्क से बच्चों से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, उस टास्क में वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, ये हमारा क्राइटेरिया जो है डिफाइन करता है। और ये जो क्राइटेरिया जो है, ये सीधे सीधे हमारे लक्ष्यों पर आधारित होता है। जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं हमारे पहले स्टेज में, ये उस पर जो है आधारित होता है। दूसरा ये बात यहाँ पर होती है कि जो क्राइटेरिया जो है, जो इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया जो है, ये एक स्पष्ट और पारदर्शी जो है मापदंड जो है वो देते हैं कि बच्चे को हम किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे और उनसे क्या अपेक्षा है। ये बच्चे के लिए भी एक स्पष्टता सामने आती है। और ये जो हमारा मूल्यांकन या जो आकलन करने का जो हमारा प्रोसेस होगी, इसको एक सुसंगतता देता है, मतलब एक कंसिस्टेंसी उसमें रहती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक बच्चे को अलग तरीके से किया जा रहा है आकलन, दूसरे का कोई अलग कम लोअर करके जो है क्राइटेरिया को किया जा रहा है, किसी के लिए हायर क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है। एक कंसिस्टेंसी जो के साथ में जो है आकलन यहाँ किया जा रहा है। और एक यहाँ पर बात
अपेक्षित है जब हम इस इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया को डिजाइन करें कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क के इवैल्यूएशन का जो काम हो वो सिर्फ एक ही तरीके से ना हो, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हर बच्चे का अपना समझने का तरीका अलग होता है। तो कोई बच्चा हो सकता है कि किसी एक जो हमारा टास्क है उसमें कोई बच्चा हो सकता है कि बोलकर अच्छे तरीके से काम कर पाए, कोई बच्चा हो सकता है कि लिखकर उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। तो किसी हर बच्चे को मौके मिलने चाहिए उसके जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसके अनुसार। किसी भी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकता था लेकिन मुझे इस तरीके से करने के लिए कहा गया तो मैं नहीं कर पाया। तो वैरायटी ऑफ क्राइटेरिया जो है इवैल्यूएशन के जो हैं ये हम लोग यहाँ रख सकते हैं और टास्क और कराने के तरीके हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गोल हमारा जो है वो हमने फिक्स किया हुआ है, हमको उस गोल को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो ये जो है हमारा इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया जो है ये इस तरीके का होता है। इसको थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं अगली अपनी स्लाइड में, और डिटेल इसके बारे में दिया गया है 28 नंबर स्लाइड पर। अब देखिए ये जो स्लाइड है 28 नंबर, इससे एक पहले की स्लाइड देखेंगे 28 नंबर और एक पहले। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हैं इस स्लाइड को, यहां आप देख रहे हैं क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट डिजायर्ड रिजल्ट। यहां पर एक टास्क या जो काम आपने दिया है, मान लीजिए कोई ये काम आप सोचते हैं कि इस काम के आधार पर मैं बच्चे का आकलन मुझे करना है, तो उस उसको इवैल्यूएट करने के जो अलग अलग क्राइटेरिया जो हो सकते हैं वो 4 क्राइटेरिया यहां पर दिए गए हैं: इम्पैक्ट, कंटेंट, क्वालिटी और प्रोसेस। इम्पैक्ट का मतलब ये है कि क्या जो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या इसका प्रभाव हमारे जो सीखने वाले हैं उन पर पड़ रहा है, क्या वो सही में वो चीज पड़ रहा है। ये इसका इम्पैक्ट की बात है कि जो हमारे सीखने वाले हैं उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है ये उससे संबंधित है। कंटेंट जो है वो जानकारी या जो विचार उस पर्टिकुलर काम को या उस पर्टिकुलर गतिविधि को या उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जरूरी है, ये उससे संबंधित है। प्रोसेस का मतलब ये है कि उस काम को करने से रिलेटेड क्या विधि है, क्या ये जो हमने कोई काम इंडिविजुअल को दिया है या हमने कोई काम ग्रुप में दिया है, तो क्या उन्होंने उस प्रोसेस को स्मूथली किया जिसके अंदर वो सारे के सारे पैरामीटर, सारे के सारे जो अवधारणाएं हैं उनका सही उपयोग किया या नहीं किया। ये प्रोसेस के अंदर आता है। और क्वालिटी का मतलब ये है कि किस तरीके से जो टास्क को परफॉर्म किया गया उसको फिर किस तरीके से आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्या आपने उस सभी अवधारणाओं को सही तरीके से समझा पाए, या वो जो गतिविधि पूरी तरीके से होनी थी वो किस तरीके से हुई, वो पूरी प्रोसेस को आपने अच्छे तरीके से समझाया या नहीं समझाया। यहाँ पर क्वालिटी से ये आशय है। इसको एक उदाहरण के समझते हैं हम लोग, उदाहरण देख करके, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप देखिए ये एक उदाहरण यहाँ पर हम लोगों ने लिया है। एक उदाहरण ये है कि हमें एक वर्किंग मॉडल बनाना है क्लिनोमीटर का। अब ये क्लिनोमीटर क्या है? क्लिनोमीटर जो है वो हमारा जो दूर की वस्तुओं की ऊंचाई मापने का एक यंत्र है। ठीक है,
दूर की ऊंचाई, अब यहां से हम लोग समझ पाएंगे कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं ये हमारे त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो यहाँ पर ये एक मॉडल बनाने की जो है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है, क्या वो वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोगी है? अगर आप वो मॉडल बना रहे हैं क्लिनोमीटर का, तो क्या सही में वो किसी जो भी उसकी कैपेसिटी होगी, हो सकता है वो 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, कितनी दूर की जो वस्तुएं हैं उसकी ऊंचाई को वो मापने में सक्षम हो पा रहा है? ये हमारी वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई बात है। कंटेंट क्या है कि हमको क्लिनोमीटर बनाना है, वर्किंग मॉडल बनाना है उसका, और इसका उपयोग जो है हमें दूर की वस्तुओं या किसी भी कोई और मॉडल है या कोई वहां पर वस्तु रखी हुई है उसकी ऊंचाई मापने के लिए करना है। प्रोसेस के अंदर में क्या करना है हमको कि जो बनाने के लिए, इस मॉडल को बनाने के लिए जो सैद्धांतिक ज्ञान की जरूरत हो है, क्या वो बच्चा उस सैद्धांतिक ज्ञान को जो है वो समझ के अप्लाई कर पा रहा है, उसके अंदर में काम कर रहा है? और कि अब वो जो सैद्धांतिक ज्ञान है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ है, तो क्या त्रिकोणमिति के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो उनका वहां उपयोग कर पा रहा है? और क्या इसको बनाने के लिए जो भी टेक्निक यूज की गई है, जो भी इसके अंदर में सामान यूज किया गया है, उनका आपस में जो समन्वय है क्या वो सही है या नहीं? एक प्रोसेस की बात है यहाँ। और अंत में जो क्वालिटी की बात यहाँ कर रही है कि इसको बनाने के बाद इस पूरी प्रोसेस को, पूरे सिद्धांतों को, इसके पूरे उपयोगिता को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया गया। मतलब जो प्रोसेस है बनाने की, उसके पीछे के जो सिद्धांत इसके अंदर में अप्लाई किए गए, और इसकी उपयोगिता हमारी जो है दैनिक लाइफ में, मतलब प्रोसेस, कंटेंट और इम्पैक्ट, इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। तो ये हमारी क्वालिटी हो। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा क्राइटेरिया बन जाएगा किसी भी एक काम को करने के लिए, किसी एक कहना चाहिए एविडेंस के लिए हमने ये क्राइटेरिया जो है वो बना लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे की जो चीजें हैं वो कैसे हम लोग करेंगे, टास्क हमारे कैसे होंगे। ठीक है, ये टास्क कैसे होंगे। अब ये जो है देखिए, यहाँ पर जो क्राइटेरिया हमने पहले, तो हमने एक वो जो 4 हमारे पॉइंटर्स बन गए, कौन कौन से? इम्पैक्ट, कंटेंट, प्रोसेस और क्वालिटी। अब इनको इवैल्यूएट करना है तो हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए कुछ पैरामीटर्स आएंगे, जिसपे कि हम उनको क्वालिटेटिव या न्यूमेरिकल मार्क्स देंगे, वैल्यूज देंगे। आप लोगों ने रूब्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हम इनको किस तरीके से जो है वेटेज देंगे। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो जो टास्क हमने दी, अब उसके इवैल्यूएशन के लिए कुछ हम लोग यहाँ पर क्वालिटेटिव जो है यहाँ पर उसका इवैल्यूएशन हो रहा है रूब्रिक के माध्यम से। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है रूब्रिक का, जिसको हम लोग होलिस्टिक रूब्रिक कह रहे हैं। इस होलिस्टिक रूब्रिक में आप देख सकते हैं ये 4 हम लोगों ने क्राइटेरियाज रखे हुए हैं: अबव एवरेज, सफिशिएंट, डेवलपिंग और नीड्स इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये एक ओवरऑल फॉर्मेट है हमारे रूब्रिक का, जो जिसमें कि हम लोग ये 4 प्रोफिशिएंसीज पर बच्चों को रख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है इनको बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। ये जो हमारे रूब्रिक है इनको आसानी से लिखा जा सकता है, बट इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये बहुत स्पेसिफिक हमको फीडबैक नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने ये कह दिया कि बच्चा जो है अभी 2 नंबर स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो एक बेसिक जानकारी हमको फीडबैक के रूप में मिलेगी, लेकिन बहुत स्पेसिफिक हमको जो है जानकारी या फीडबैक जो है बच्चे के बारे में नहीं मिल पाएगी। बेसिकली देखा जाए तो ये चारों के चारों जो हमारे पैरामीटर्स जो बने हुए हैं, 1 2 3 4, वो 3 बेसिक
अवधारणाओं पर आधारित हैं। कौन कौन सी? बुनियादी अवधारणाओं का ज्ञान, अवधारणाओं का जुड़ाव और वास्तविक जीवन की परिस्थिति में अवधारणाओं को लागू कर पाना। ये चीजों के आधार पर ये 4 जो लेवल्स या प्रोफिशिएंसी के जो स्टेजेस हैं वो बनाए गए हैं। लेकिन ये एक ओवरऑल रूब्रिक होने के कारण, या जिसको हम लोग होलिस्टिक रूब्रिक कहते हैं, ये हमको बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइन या फीडबैक नहीं देता है किसी बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में। इसीलिए नो डाउट इसका भी यूज जो है इनिशियल स्टेजेस में कर सकते हैं, लेकिन धीरे 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 हमको एक और डिटेल्ड रूब्रिक पे जाना होगा, जो अगली स्लाइड में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ये आप देखेंगे, अगला जो स्लाइड है उसमें एक एनालिटिक रूब्रिक आपके सामने में आ रहा है। ये आपको बिल्कुल फोकस्ड फीडबैक मिलता है इससे, और जब आपको फोकस्ड फीडबैक मिलता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को जो रेमेडियल वर्क है उसमें मदद कर पाएंगे। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ 3 उदाहरण इसमें दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैं अगर दूसरे उदाहरण की बात करूं, त्रिकोणमितीय फलन और समीकरण हल कर पाना। जब हम क्लिनोमीटर बना रहे होंगे, है ना, जब हम क्लिनोमीटर बना रहे होंगे, हमारा जो टास्क है क्लिनोमीटर बनाने का, उसमें हमको ये सारी चीजों को अप्लाई करना है। तो जैसे त्रिकोणमितीय फलन और समीकरण हल करना, अगर जो है बच्चा बिना सर्वसमीका के उपयोग के त्रिकोणमितीय फलन के सरल व्यंजकों का सरलीकरण कर सकता है ना, सर्वसमीकाओं के उपयोग से त्रिकोणमितीय फलन के सरल व्यंजकों का सरलीकरण कर सकता है, बिना के सरल हल कर लेता है, और सर्वसमीकाओं के उपयोग से त्रिकोणमितीय अनुपात के जटिल समीकरणों का उपयोग कर लेता है। तो यहां पर एक आप देख सकते हैं कि पहले तो त्रिकोणमितीय फलन सिंपल टाइप के हैं, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात की जो है वो बात हो रही है, और एक जो है जटिल जो हमारी समीकरण है उनको भी हल कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है, एक बहुत स्पेसिफिक वे में हम लोग जो है बच्चे की पहचान कर पाते हैं कि कौन किस स्टेज में है। अगर आप तीसरी जो पैरामीटर है यहाँ पर दिया है कि बुनियादी त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके मान और ग्राफ के बारे में क्या उसका बच्चे का समझ है, तो 6 त्रिकोणमितीय फलन की कुछ या कोई भी समझ का प्रदर्शन नहीं करता है। मतलब वो नहीं जान पाता है कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, या बहुत बेसिक लेवल पे वो जान रहा है। दूसरे स्टेज पे ये है कि हो सकता है कि वो बेसिक जो साइन कॉस और टेन है वो जानता है, लेकिन उसके जो व्युत्क्रम जो है उनके बारे में उसको समझ नहीं है अभी। और तीसरे स्टेज में हो सकता है वो 6 का उसको नॉलेज हो, लेकिन उनके आपस के जो इंटर रिलेशनशिप है वहां पर कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन है। और आखिरी बात जो है वो आपस के उनके इंटर रिलेशंस को भी जानता है, और स्पेसिफिक एंगल्स के लिए उनकी जो वैल्यूज हैं उनको भी वो जानता है, समझता है, और वो अप्लाई कर पाता है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चे की स्तर को देखते हुए यहाँ हमको फीडबैक मिलता है, और इस फीडबैक के अनुसार फिर हम जो है अपने आगे के जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम लोग जो है चेंजेस कर सकते हैं। ये हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ा था कि जो बेसिक हमारा असेसमेंट का जो आइडिया ही यही होता है कि हम बच्चों की स्टेज को पहचान पाएं, उनके स्तर को पहचान पाएं, और उसके अनुसार अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बदल पाएं। ठीक है, तो ये जो रूब्रिक है एनालिटिक रूब्रिक, और आपने जो इसके पहले का होलिस्टिक रूब्रिक देखा, दोनों में आप अंतर देख पा रहे होंगे कि वो एक जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर देता है फीडबैक के रूप में टीचर की तरफ। यहाँ पर एनालिटिक रूब्रिक जो है ये आपको स्पेसिफिक फीडबैक जो है बच्चे के बारे में देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा स्टेज है वो हम लोग जा रहे हैं असेसमेंट टास्क के ऊपर, कि हम लोग जब ये बात कर रहे हैं असेसमेंट
कि जब हम लोगों ने असेसमेंट जो जो टास्क के इवैल्यूएशन की क्राइटेरिया जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर जब एक बार फाइनलाइज कर लिए, अब हम लोग जो है अगली जो हमारा बात है एविडेंस के ही अंदर में स्टेज 2 में अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि असेसमेंट एविडेंस जो है वो कहाँ से हम लोगों को मिलेंगे और ये जो है असेसमेंट टास्क जो है वो कितने प्रकार से हम लोग जो है किस किस तरीके के असेसमेंट टास्क वगैरह जो है हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो असेसमेंट टास्क होता है वो किस तरीके की मेंटल एबिलिटीज को टेस्ट कर सकता है, ये यहां पर हमको समझना होगा। और उन मेंटल एबिलिटीज को चेक करने के लिए कौन कौन से असेसमेंट टास्क हो सकते हैं, ये यहां पर जो है इस स्लाइड में इसके ऊपर में बात की गई। अब आप देखिए जो यूबीडी या जिसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग बाय डिजाइन कहते हैं, इसमें हम लोग 6 अलग अलग टाइप के मेंटल एबिलिटीज को चेक करने की बात कर रहे हैं। ये जो कलर में आपको अलग अलग वर्ड्स लिख के दिए गए हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। पहला है एक्सप्लेन, दूसरा है इंटरप्रेट, तीसरा है अप्लाई, चौथा जो है वो है हैव पर्सपेक्टिव, एम्पैथाइज और लास्ट है हैव सेल्फ नॉलेज। ये जो है हमारी मेंटल एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूबीडी का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें से एक्सप्लेन हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग किसी चीज को समझा पाए, किसी चीज के बारे में व्याख्या कर पाए। इंटरप्रिटेशन यहाँ पर थोड़ा सा समझ की बात आती है, जो एक्सप्लेन से एक स्टेज ऊपर की बात है। और अप्लाई करना मतलब जो हम समझ गए हैं क्या हम उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या डे टू डे लाइफ में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, अनुप्रयोग कर सकते हैं क्या। ये बहुत कॉमन सा चीज है जिसके बारे में आपको याद भी होगा, हम लोगों ने जब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बात की थी तो ये सारी चीजें वहां पर डिटेल में हम लोगों ने की थी। अब यहाँ जो हैव पर्सपेक्टिव की जो बात कर रहा है, यहाँ पर पर्सपेक्टिव मतलब वो अपने तरीके से किस तरीके से वो सोच पा रहा है, एक व्यापक रूप में वो किस तरीके से सोच पा रहा है किसी कंसेप्ट के बारे में, उसकी क्या अपनी राय है और किस तरीके से वो जो कंसेप्ट है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके लिमिटेशंस क्या है। ये सारी चीजें जो हैं वो उसकी अपनी एक सोच किसी एक अवधारणा के बारे में हो सकती है, वो उसका अपना पर्सपेक्टिव कहलाता है। एम्पैथाइज का मतलब यहां पर यह होता है कि आपने अपना एक पर्सपेक्टिव बना लिया, लेकिन क्या आप दूसरों का जो पर्सपेक्टिव है या दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है या दूसरों के जो देखने का नजरिया है उसको आप किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरों के सोचने के प्रति आपका टॉलरेंस, दूसरों के ओपिनियन जो है, जैसे कि हमारे आपके सबके ओपिनियन में डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो उस ओपिनियन के डिफरेंसेस को हम किस तरीके से समझ रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो एम्पैथाइज करने के अंदर में आती है। मतलब यहां पर एक तरीके से जो हमारा सोशियो कल्चरल या सामाजिक सांस्कृतिक जो एक ताना बाना है हमारे एक समाज के अंदर का, हम उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसको कि हम एक प्रजातांत्रिक रूप कहते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी नजर में ये ऐसी चीज है, मेरा अपना एक ऐसा सोच है जो कि आपकी सोच से बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं आपकी सोच की भी सम्मान करता हूं। तो इस प्रकार से एम्पैथाइज करना, दूसरों के साथ एम्पैथाइज करना।
और लास्ट जो है हैव सेल्फ नॉलेज, इसका मतलब ये एक मेटाकॉग्निशन की बात है ना, जानने को जानना, कि जानना क्या होता है, ये मेटाकॉग्निशन की बात है। हम किसी चीज के बारे में जान रहे हैं, किसी वस्तु का एसोसिएशन जब हमारे साथ होता है, हम उसके बारे में जान रहे हैं तो हम कॉग्निशन की बात करते हैं। लेकिन जब हम जानने की बात करते हैं कि जानना क्या है, वो हमारा मेटाकॉग्निशन है। तो सेल्फ नॉलेज जो है वो जो है एक ये जानना कि मैं क्या जान रहा हूं और मैं क्या नहीं जान रहा हूं और मुझे क्या जानने की और जरूरत है। जो मैं नहीं जान रहा हूं उसको मैं कैसे जानूं, ये सारी चीजों को समझ पाना, ये हमारे लिए सेल्फ नॉलेज की बात है। तो ये जो हमारा हुआ कि हम लोग किस प्रकार के समझ की बात कर रहे हैं परीक्षण करने की, और इस परीक्षण को करने के लिए क्या क्या टूल्स हमारे पास में, क्या क्या टास्क हमारे पास में है, वो हमारे पास में दूसरी जगह पर राइट साइड में लिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि टर्म पेपर जो हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं हम उसका उपयोग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म शॉर्ट आंसर क्विजेस हमारे हो सकते हैं, है ना, फ्री रिस्पांस क्वेश्चंस हो सकते हैं, एफआर क्वेश्चन जो आप लोग जानते हैं, होमवर्क हो सकता है ना, लैब के अंदर हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं कुछ, जैसे हम लोग अभी क्लिनोमीटर की बात कर रहे थे उस प्रकार की बात है कुछ हम अपनी प्रैक्टिस शीट्स दे सकते हैं, जिसको हम लोग वर्कशीट्स वगैरह कहते हैं, वो हो सकती हैं। ग्रुप में काम करने के लिए हम लोग कुछ दे सकते हैं, ग्रुप टास्क हो सकता है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो एक शिक्षक अपने बच्चों के साथ क्लास में करता है, ये सारी चीजें जो है हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, इनको आपको थोड़ा सा शांत दिमाग से चीजों को कनेक्ट करना होगा। हम लोग अभी ऊपर से जो स्टेज 1 से आए हैं, स्टेज 2 में आए हैं, फिर हम आगे चल के स्टेज 3 में जाएंगे, तो किस तरीके से स्टेज 3 जो है, स्टेज 1 जो है वो स्टेज 2 से कनेक्टेड है ना, किस तरीके से वहाँ ऊपर में जो हमने पहले चीजों को डिफाइन किया है उसके आधार पर हम स्टेज 2 के ऊपर आ रहे हैं, फिर स्टेज 2 पे जो चीजें हमारी हो रही हैं उसके आधार पर हम स्टेज 1 पे आएंगे। ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों को, इनका जो इंटरकनेक्शन है वो हमको समझना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और एविडेंस पे बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जब हम लोग एविडेंस की जो बात कर रहे हैं, उस टास्क जो हमने असेसमेंट टास्क डिसाइड किया है, उस असेसमेंट टास्क के जो स्पेसिफिकेशंस हैं, डिटेल्स हैं जो उसके, उसको हम लोग एक ग्रास मॉडल है उससे हम लोग एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। ये ग्रास मॉडल क्या है, आप देख सकते हैं, गोल, GRASPS, ग्रास्प, गोल, रोल, ऑडियंस, सिचुएशन, प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स। गोल क्या है कि हमको क्या काम करना है, इसका हम लोग एक जानकारी, एक विवरण देते हैं। रोल कि जो करने वाला है ना, जो आप जो उस काम को करने वाला है, अगर हम लोग एक स्कूल के आकलन की बात कर रहे हैं तो हमने एक टास्क डिसाइड कर लिया, हमारा गोल क्या है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए बच्चा अगर उस पर काम कर रहा है तो वो हमारा जो है ऑडियंस रहेगा और वो उस पर काम करेगा। तो आर जो है वो हमारे लिए क्या होगा कि हम बच्चों को बताएंगे कि आपको करना क्या है गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर ऑडियंस, तो जो भी हमारे जो कहना चाहिए परिदृश्य के लिए लक्षित दर्शकों के बारे में बताएं, मतलब हमको अपने जो है इसका कहाँ पर उपयोग होने वाला है, जो टास्क है वो कौन उसका उपयोग करने वाला है उसके बारे में हम बताएंगे। सिचुएशन, कार्य के संदर्भ का वर्णन करेंगे, क्या हमको करना है, किस परिस्थिति में करना है।
क्या बनाना चाहिए उसे परिभाषित करेंगे प्रोडक्ट्स पी के अंदर में, और कार्य की सफलता की स्पष्ट अपेक्षाएं बताएंगे कि भाई आपको जो भी काम करना है उसको हम कब मानेंगे कि वो एक सफल काम हुआ है, वो सही काम हुआ है, उसके क्या मापदंड है, उसके क्या क्राइटेरिया है, वो हम लोग एस की बात करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, अगली स्क्रीन पर आपको मिलेगा, अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। हाँ, ये देखिए, तो यहां पर हम लोग वही क्लिनोमीटर की बात ले रहे हैं जो अपन लोगों ने पहले डिफाइन किया था। यहां पर हम उसको ग्रास वाले मॉडल में कैसे फिट कर रहे हैं, ये देखिए। हमारा गोल क्या है? एक क्लिनोमीटर बनाना है। रोल क्या है? एक विद्यार्थी या ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे उनको किसी दूर की वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए किलोमीटर बनाना है ना। हमारे लक्षित उपभोक्ता या दर्शक कौन है? जो हमारे इसको उपयोग करने वाले हैं। आपने उस मॉडल को बनाया या उस किलोमीटर को बनाया, उसको कौन यूज करेगा? जो भी उसका उपयोग करने वाले हैं, मान लीजिए हमारे देश के युवा जो लोग हैं वो करेंगे। हमारी सिचुएशन क्या है? वर्तमान परिस्थिति यह है कि बहुत से वयस्क जो है किलोमीटर के बारे में नहीं जानते, और किसी दूरस्थ वस्तु की ऊंचाई की गणना कैसे की जाती है इसके लिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि एक किलोमीटर बनाएंगे और जिसके जो ऑडियंस है वो हमारे देश के ही जो है लोग होने वाले हैं। फिर हमारा प्रोडक्ट क्या है? एक वर्किंग किलोमीटर बनाना है जो दूर की वस्तुओं की ऊंचाई माप सके। और हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं? स्टैंडर्ड ये है कि आपका जो किलोमीटर है उसको अच्छा दिखना चाहिए, है ना, एक पहली बात। दूसरा, दूरस्थ वस्तुओं की सही ऊंचाई की माप करनी चाहिए। और तीसरा, जिस जो इसको बना रहा है ना, जो एक बच्चा बना रहा है, वह एक विद्यार्थी बना रहा है, या 2 या 4 लोग मिलके बना रहे हैं, वो इसके बनाने की प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझा पाए, ये जो है अपेक्षा है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो ये जो है ग्रास्प मॉडल, हम लोग किसी भी एक जो हमने असेसमेंट टास्क डिफाइन किया है जिसको करना है, उसके लिए हम लोग जो है लागू कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब ये अगली स्लाइड जो है पिछली 4-5 स्लाइड का एक समेकन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे एस्टैब्लिश्ड गोल क्या है, जो हम लोगों ने पहले वाले जो स्टेज में हम लोगों ने डिफाइन किया था। उसका इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया क्या है जो हम लोग देख चुके हैं। परफॉर्मेंस टास्क क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, एक समेकन किया गया है अभी तक जो चीजें हमने की हैं। हमारा जो एस्टैब्लिश्ड गोल है, जो हमने पहले कल जो हम लोगों ने बात किया था, वही है ऊंचाई या दूरी की गणना करने के लिए दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना है किलोमीटर बना करके। और उसका जो इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया क्या है? किलोमीटर दूरस्थ वस्तुओं की ऊंचाई की सटीकता से मापता है। किलोमीटर बनाने के लिए उपयोग किए गए त्रिकोणमितीय अनुपात और सरसमीकरणों की व्याख्या कर पाने में सक्षम है। और हमारा परफॉर्मेंस टास्क ये है कि एक किलोमीटर बनाए जो कि दूर की वस्तुओं की ऊंचाई निकाल सके। और क्वालिटी, किलोमीटर जो है अच्छे तरीके से बनना चाहिए, अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, ऊंचाई की जो माप है वो सही माप होनी चाहिए, और आप जो है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए पूरी प्रोसेस को, ये एक अपेक्षा इसके अंदर में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है अब और आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या बात हो रही है। अब देखिए अगले स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं।
अगली स्लाइड कहती है अब हम स्टेज नंबर 3 पर आ गए। देखिए, आप फिर से एक बार उसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लें हम लोग। स्टेज 1 जहां पर कि हमने परफॉर्मेंस गोल जो हमारे रिजल्ट्स हैं, डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, हमने गोल को एस्टैब्लिश किया। उस गोल को अचीव करने के लिए हमने टीएमए पे काम किया, ट्रांसफर, मीनिंग और एक्विजिशन पे काम किया। फिर उसके बाद हम लोग एविडेंस पे आ रहे हैं, मतलब वहां पर हम आकलन की बात कर रहे हैं। और अब हम लोग तीसरी स्टेज में आए हैं, जो तीसरा और आखिरी स्टेज है इसका, कि हमारे लर्निंग प्लान क्या होने वाला है। मतलब जो हमारा शिक्षक है या जो इंस्ट्रक्टर है, वो कक्षा में किस प्रकार के सीखने के अनुभवों को शामिल करेंगे कि जो बच्चे उन सब चीजों को सीख करके जो हमने अपने क्राइटेरिया बनाए हैं एक सफल आकलन के, उसको वो अचीव करेंगे। और जब वो चीजें अचीव हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनको बेसिक ज्ञान अर्जित होगा, वो समझ के साथ अर्जित होगा, और वो चीज को वो अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं तो हम अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर लेंगे, जो हमने स्टेज 1 में लिखा था। तो ये वाली स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर ही ये जो है क्लासरूम की एक्टिविटी है, ये यहीं से हर चीज जो है हमने जो प्लानिंग बनाई है उसके सक्सेस होने या नहीं सक्सेस होने की जो आधार है वो यहीं पर बनेगा। तो टीचर किस तरीके से हमारी क्लास में लेसन को डिलीवर कर रहे हैं, किस प्रकार का मटेरियल यूज हो रहा है, उन मटेरियल्स के साथ किस प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं, किस तरीके से बच्चों के साथ वहां पर काम हो रहा है, कोई डिस्कशंस हो रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, ग्रुप वर्क हो रहा है, इंडिविजुअल वर्क हो रहा है, टीचर और बच्चों के बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं, समय समय पर टीचर जो है कुछ लेक्चर भी दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं इसको जो है डिपेंड करता है हमारा लर्निंग प्लान किस तरीके से टीचर बनाएंगे, वो हमारे आउटकम पे डिपेंड करेगा। जो हमने आउटकम डिफाइन किए हुए हैं, आउटकम और असेसमेंट डिफाइन किए हैं उस पर। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि यहीं पर जो है वो अब क्लास में काम हो रहा है। और यहाँ पर अगर चीजें बिगड़ेंगी तो आगे की पूरी प्लानिंग जो है हमारी बिगड़ सकती है। तो देखते हैं आगे की स्लाइड हम लोग चलते हैं, कि जो हम लोग क्लासरूम के अंदर में जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी, उस समय टीचर को ये ध्यान रखना होगा, ये जो पिरामिड बना हुआ है, कि हम लोग जो भी प्रोसेस क्लासरूम के अंदर में अप्लाई करें उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लूं, कि अगर टीचर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे काम करते हैं, कि भाई जाते हैं और वो लेक्चर देते हैं, तो रिटेंशन जो होता है वो सिर्फ 5% का होता है। बाकी 95% चीजें बच्चों के मस्तिष्क से निकल जाती हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे जैसे जैसे आप इस पिरामिड के नीचे स्टेज में आ रहे हैं, आपकी जो सीखने सिखाने की जो प्रोसेस है उसका जो बेस है स्ट्रांग होते जाता है। आप देखेंगे ऊपर की तरफ जहां पर टिप है ट्रायंगल की, वहां लेक्चर है, रीडिंग है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं इधर रिटेंशन का प्रोसेस जो अपना परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। जैसे ऑडियो विजुअल है, डेमोन्स्ट्रेशन है, डिस्कशन ग्रुप्स हैं, प्रैक्टिस बाय डूइंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीच अदर्स टीच अदर्स इमीडिएट यूज ऑफ लर्निंग। आपने जो समझा है, आप अगर वो दूसरों को समझा पाते हैं अच्छे तरीके से, तो वो आपके मस्तिष्क में 90% जो है वो चीजें बैठ जाती हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमको अपने बच्चों के स्तर को देखते हुए हो सकता है कि हम इनमें से कुछ मिक्स स्ट्रैटेजीज यहाँ पर यूज करें। हम लोग प्रैक्टिस बाय डूइंग भी करें, डिस्कशन भी करें, कुछ लेक्चर भी हो, कुछ ऑडियो विजुअल भी हो,
और पीयर लर्निंग के हम लोग काम कर लें कि भाई कोई बच्चा कितना समझा है वो दूसरे को समझा दे, दूसरा बच्चा तीसरे को समझा दे। इस प्रकार से हम लोग कुछ पेयरिंग करके भी काम कर सकते हैं। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोसेस को यहाँ पर वो यूज करना चाहता है। ठीक है, तो इससे जो है अब आखिरी हम लोग बिल्कुल आखिरी स्टेज पे आ गए हैं। अगले स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं, जो हमारा लर्निंग प्लान की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये हमारे जब हम लोग अपने लर्निंग प्लान को जब हम बना रहे होते हैं, एक टीचर को जब लर्निंग प्लान बनाना होता है, तो ये जो 7 पॉइंटर्स हैं इनको ध्यान रखने की जरूरत है। इसको एक नाम दे दिया गया है निमोनिक वेयर टू, याद रखने के लिए। लेकिन जब आप काम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में करना है। हाँ, ये सारे पैरामीटर्स इंक्लूड होने चाहिए आपकी प्लान के अंदर में, लेकिन आप इनको आगे पीछे करके डिजाइन कर सकते हैं और किस तरीके से कहां पर हमको उसको यूज करना है, ये जो है हम लोग खुद जो है वो फाइनलाइज कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे वेयर आर वी गोइंग, है ना, हमको ये ध्यान रखना है। ये तो जरूरी नहीं है कि हम पहले यहाँ से शुरू करें, ये तो हमको ये देखना होगा कि जब हम 2-4 जो भी हम लोग काम कर चुके हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हाउ टू हुक एंड होल्ड द इंटरेस्ट। हम कोई काम करवा रहे हैं और बच्चे लोग जो हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, तो उनको कैसे वापस लेके आना क्लास के अंदर में, उनके इंटरेस्ट को डेवलप करना, उनके इंटरेस्ट को बना के रखना, ये सातों पैरामीटर्स जो हैं ये हमारे प्लानिंग के समय जो है यूज होंगे। इनमें हाउ टू इक्विप स्टूडेंट्स फॉर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, हाउ टू हेल्प स्टूडेंट रीथिंक एंड रिवाइज, हाउ विल स्टूडेंट्स इवेल्युएट देयर लर्निंग, हाउ टू टेलर लर्निंग डिफरेंट नीड्स, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड सीक्वेंस लर्निंग। ये सारी चीजें टीचिंग प्लान का हिस्सा होंगी। जो भी हम लोग प्लान बनाएंगे उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। गतिविधियों के अंदर में कोई टास्क कर रहे हैं, कोई लेक्चर कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर में ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड रहेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्लास इस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है जिसमें कि बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे, टॉपिक में वो इंटरेस्ट लेते रहें, ताकि आपके जो डिजायर्ड गोल्स हैं आप उनको जो है अचीव कर पाए। उसके लिए आप कौन सा टीएलएम यूज कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, पेडागोजी यूज कर रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं आप इस जो ये 7 पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। और ये जो 3 स्टेजेस हैं हमारी, इन तीनों स्टेजेस को हम लोगों को एक कहना चाहिए एक एक होलिस्टिक वे में देखने की जरूरत है, क्योंकि तीनों चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ये आइसोलेशन में नहीं है। आप प्लान कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जब एग्जीक्यूशन होगा तो आपकी क्लास होगी पहले। वो जितना स्ट्रॉन्ग मैसेज उस क्लास के अंदर में बच्चों तक पहुंचेगा, जितने अच्छे तरीके से बच्चे जो हैं चीजों को समझेंगे, उसका इम्प्लीकेशन आपके प्लान के दूसरे और तीसरे स्टेज पे दिखेगा। तो इसको अच्छे तरीके से समझना और इसको क्लासरूम में अप्लाई करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और चूंकि हम लोग हर जगह पर हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या जो भी जो बात कर रहे हैं, निपुण भारत की बात कर रहे हैं, उसमें हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ने के लिए ये एक अच्छा फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग हम लोग बच्चों के आउटकम्स को डिफाइन करते हुए हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर आए कि किस तरीके से आउटकम को अचीव करने के लिए क्या हमारा असेसमेंट होना चाहिए और क्या हमारी क्लासरूम टीचिंग की प्रोसेसेस होनी चाहिए। ये हम लोग एक बार प्लान कर लें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, तो मुझे लगता है कि बच्चे लोगों को इसमें बहुत बेनिफिट
तो साथियों, आप उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा सारी चीज़ें। आप लोगों ने ध्यान से पूरी वर्कशॉप को अटेंड किया और आपने उन चीज़ों को समझा, अपनी बातें रखी। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आपका जो है आज यहाँ पर ये वर्कशॉप जो है अंडरस्टैंडिंग बाय डिज़ाइन का यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।